अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंजुम फ़ारूक। हम इमरान खान साहब से मुलाकात का अहवाल आपके सामने बयान कर रहे थे। इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हुआ है ना, उनकी मईशत की सूझबूझ बहुत बेहतर हो गई है। मुझे महसूस हुआ कि वो महंगाई, बेरोज़गारी, मईशत, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ज़र मुबादला के ज़खायर और करेंसी की गिरावट के ऊपर घंटों गुफ्तगू कर सकते हैं। वो मेरे सवाल के जवाब में मुसलसल बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि हमारे आखिरी मालियाती साल के अंदर करंट अकाउंट खसारा जो है ना, वो $17.5 अरब तक पहुँच गया था। मगर हम क्या करते, हमारे पास ऑप्शन क्या थी? क्या हम दरामदात पे पाबंदी लगा देते, एलसीज बंद कर देते, खाम माल को मुल्क में आने से रोक देते? अगर हम ऐसा करते तो क्या होता? सनतें जो है ना वो बंद हो जाती, जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो डिस्टर्ब होते, बेरोज़गारी बढ़ जाती और महंगाई का तो कोई शुमार ही नहीं होना था। तो उन्होंने कहा जो करंट अकाउंट सारा है ना, वो दरामदात को रोक के उसको कंट्रोल करना कोई मसले का हल नहीं है। खान साहब ने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने भी करंट अकाउंट खसारा कम कर दिया है, मगर क्या मईशत ठीक हो गई है? उन्होंने एलसीज बंद की हुई हैं, दरामदात पे पाबंदी लगाई हुई है, जो हमारे सनतकार हैं वो परेशान हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है और महंगाई जो है ना उसका तो कोई शुमार ही नहीं है। तो इसलिए ये करंट अकाउंट खसोरे को कम करने के लिए ना दरामदात पे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। मैंने उनको इंटरप्ट किया और मैंने कहा जनाब, हफीज़ शेख के ज़माने में आपने बिल्कुल ऐसा ही किया था। तो हफीज़ शेख का जिक्र करते हुए ना मुझे थोड़े वो बेचैन दिखाई दिए। उन्होंने कहा हाँ, हफीज़ शेख की अपनी पॉलिसीज़ थी, मगर उनके बाद हमने बहुत सीखा है। आखिरी 2 सालों के अंदर तो हमें हुकूमत करने का फ़न आ गया था। इमरान खान साहब जोश खिताबत के अंदर ना मुख्तलिफ़ किस्म के ना अदाद शुमार पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे दौर के अंदर मुल्क के अंदर जो स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर थे ना, वो $16 अरब थे, जबकि मजमूई तौर पर $22.5 अरब ज़खायर थे। जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो हमने $24 अरब से $32 अरब पे पहुंचा दी थी। तरसीलात ज़र भी तकरीबन लगभग इतनी ही थी। मुझे एकदम ख्याल आया कि खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो 10 अप्रैल को मंजूर हुई थी, उससे ठीक 10 दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अदाद शुमार जारी किए थे और 1 अप्रैल को उन्होंने बताया था कि मुल्क के अंदर जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $17.5 अरब हैं और जो स्टेट बैंक है उसके पास $10.8 अरब है। अलबत्ता जो 1 मार्च था ना, उसको वही अदाद शुमार थे, 1 मार्च 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, जो खान साहब फरमा रहे थे। असल दुख की बात भी मेरे लिए यही है और जो बाकी मुआशी माहरीन हैं वो भी इसके ऊपर दुख का इज़हार करते हैं कि खान साहब ने अपनी हुकूमत जाती देख कर शौकत तरीन साहब ने तकरीबन $5 अरब की $5.25 अरब की एक्स्ट्रा इम्पोर्ट्स की थी और वो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर $22 अरब से कम होकर लगभग $17 अरब के ऊपर आ गए थे। अगर वो ये इम्पोर्ट्स ना करते खान साहब और इतनी बेदर्दी के साथ ज़र मुबादला के ज़खायर को इस तरह से यूज़ ना किया जाता, तो आज के मुआशी हालात इतने दिगरगू नहीं होने थे। मेरी ज़ाती राय है कि जो शहबाज हुकूमत ने इस वक्त मईशत को जिस हाल में पहुँचा दिया है, उसके अंदर जितना शहबाज हुकूमत का कसूर है, खान साहब का भी उसके अंदर कसूर है, क्योंकि वो एक वो लेगसी थी जिसको लेके चले और मगर इनसे तो फिर वो चीज़ें संभली ही नहीं, क्योंकि मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो नाकाबिल यकीन हद तक ख़राब हो चुके हैं। बाकी रही बात जो बरामदात की है, उसमें कोई शक नहीं है कि वो $24 अरब से $32 अरब पे चली गई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसके अंदर जो प्राइसिंग फैक्टर है वो ज़्यादा इन्वॉल्व था, हुजम जो है वो इतना नहीं बढ़ा था। हाँ, अलबत्ता तरसीलात ज़र जो है ना, वो भी लगभग $32 अरब पे चली गई थी, वो भी $24 अरब से गई थी, 23-24 अरब से। तो उसके अंदर मुख्तलिफ फैक्टर हो सकते हैं, मगर एक ये भी फैक्टर था कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने बाहर जो हमारे लोग हैं उनको ज़्यादा परेशान नहीं किया और वो बैंकों के ज़रिए जो है ना पैसे भेजते थे और जिसकी वजह से तरसीलात ज़र ज़्यादा हुई थी। अब ये जो है ना उनका रुझान कम हुआ है, जिसको बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। उसके बाद वो मेरे सवाल के जवाब में तो खामोश हो गए, मगर अगले सहाफ़ी ने सवाल किया कि मुल्क के अंदर बिजली और गैस का जो सर्कल डेट है ना वो बहुत बढ़ चुका है, तो बिजली महंगी बहुत है, उसकी पैदावारी लागत बहुत बढ़ चुकी है, आप सस्ती बिजली आवाम को कैसे देंगे? खान साहब ने कहा कि इसका एक ही हल है और इसका हल है इलेक्शन। जब तक आप इलेक्शन नहीं कराएंगे ना, तो मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुल्क की मईशत ठीक हो ही नहीं सकती, मुआशी इस्तेहकाम किसी सूरत नहीं आ सकता। खान साहब उस वक्त बोल रहे थे तो हम उनसे पूछ नहीं सके थे कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये किसकी वजह से है, जलसे जुलूस कौन कर रहा है, ये मुल्क के अंदर रैलियाँ और जो हड़तालें हैं ये कौन करवा रहा है? पंजाब हुकूमत, केपी हुकूमत किसने तोड़ी है? ये इलेक्शन ईयर है, 6-8 महीने बाद इलेक्शन था, तो हो जाता, एक साथ इलेक्शन हो जाता तो कितनी अच्छी बात है। खैर वो बोल रहे थे और वो फिर बोलते चले गए। उसके बाद अहमद अबू बकर साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया और बड़ा अहम सवाल किया। उन्होंने कहा जनरल बाजवा को लेकर आपकी जो पॉलिसी है ना वो तजादात से भरपूर है। आप कहते हैं कि जब आपने उनको एक्सटेंशन दी उसके बाद उनका नैरेटिव चेंज हो गया एहतसाब के ऊपर, हो गया तो आपको पता चल गया था ना। फिर आपने मार्च 2022 में जब तहरीक अदम एतमाद आई तो आपने उनको
एक्सटेंशन ऑफ़र कर दी और ताहियात एक्सटेंशन ऑफ़र कर दी। चलें, वो भी मरहला गुजर गया। उसके बाद आपने उनके ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बनाया, जलसे जुलूसों के अंदर उनको पता नहीं क्या क्या काम है, वहाँ जिक्र नहीं करना चाहता, मगर फिर उसके बाद जब उनकी नवंबर के अंदर मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही तो आपने फिर 6 महीने एक्सटेंशन की ऑफ़र कर दी। तो हुकूमत और अपोजिशन के दिनों सियासतदानों के जो है ना इतना तजादात क्यों होता है उनके बयानिए के अंदर। उन्होंने कहा कि हम जो है ना समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है इस मुल्क के अंदर, मगर वो कानून से बालातर है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट कानून की बालादस्ती के लिए काम करे तो मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे लोगों को बुला के कहा जा रहा है हमने इमरान खान के ऊपर रेड लाइन लगा दी है, तो आप इमरान खान की पार्टी छोड़ के नून लीग में चले जाएँ या आप पीपल्स पार्टी के अंदर चले जाएँ। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा वक्फ़ा लिया और उसके बाद वो बोले, तंज़न थोड़ा बोले, उन्होंने कहा ये तो अब अवाम फ़ैसला करेंगे कि रेड लाइन किसके ऊपर लगी है। अगर हमारी पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर हमारे मैंडेट को चोरी किया गया तो हम मज़ाहमत करेंगे। वो अहमद अबू बकर साहब के सवाल का जवाब देते, बाजवा साहब पे गुफ्तगू करते करते वो फिर मेरी तरफ उन्होंने देखा और मुझे मुखातब करके कह रहा था, आपने मईशत के ऊपर बात की थी ना, तो आप मेरी बात सुन लें, आप मेरी बात लिख के रख लें कि अगर इंतखाबात अभी ना हुए और 8 माह बाद हुए तो 8 माह बाद यहाँ पे श्रीलंका वाले हालात होंगे, मुआशी हालात इसी तरह के हो जाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ और वो सारा मुल्क सड़कों के ऊपर होगा। उसके बाद दीगर सहाफ़ियों ने भी सवाल किए, जिसके अंदर मारूफ एंकर और सहाफ़ी मुर्तज़ा डार ने, अरसलान फ़ारूक ने, अली डार ने, शाहिद रशीद ने, राव शाहिद ने और आफ्ताब चौधरी ने भी सवाल किए। मगर सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जो है ना राना नवीद अनवर साहब ने किया। उन्होंने वही सवाल किया लगभग मिलता जुलता जो कासिम अली शाह साहब के करने के ऊपर उनको इतनी, मेरे हिसाब से तो उनको बेचारों को अजियत दी जा रही है, सज़ा ना भी कहें तो अजियत दी जा रही है। राना साहब का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है ना दहशत गर्दी बहुत बढ़ चुकी है और मुल्क के मुआशी हालात भी ऐसे नहीं हैं कि वो भी बहुत ख़राब हैं। तो आप सियासतदान जो है ना मिल बैठ के मसाइल का हल क्यों नहीं निकालते, आप एक दूसरे के साथ क्यों नहीं बैठते ताकि ये मसाइल हल हो सके। कासिम अली शाह साहब वाले वाक़े के बाद राना नवीद अनवर साहब का उसी मिलता जुलता सवाल करना, मुझे तो उनकी बहादुरी के ऊपर रश्क आया, क्योंकि ये सवाल इमरान खान साहब की फ़िलासफ़ी के ख़िलाफ़ था। खान साहब इस सवाल का जवाब देते हुए मुझे थोड़े गुस्से में भी नज़र आए। खान साहब ने कहा कि मैं सब के साथ बैठ सकता हूँ मुल्क के लिए, मैं दहशतगर्दों के साथ भी मुज़ाकरात कर सकता हूँ, मगर चोरों के साथ नहीं बैठ सकता, उनके साथ हाथ किसी सूरत नहीं मिलाऊंगा। उन्होंने कहा कि महज़्ज़ब मुआशरों में ऐसा होता नहीं है कि चोर को आप माफ़ कर दें। उन्होंने चाइना की मिसाल दी कि उन्होंने 400 लोगों को हैंग कर दिया था करप्शन करने की वजह से, और वो 400 लोग बड़े आम थे। फिर उसके बाद खान साहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने सबको माफ़ कर दिया, कुफ़ार को माफ़ कर दिया, मगर फरमाया कि अगर चोरी मेरी बेटी भी करेगी तो उसके भी हाथ काट दिए जाएंगे। खान साहब उसके बाद खड़े हो गए और जाने के लिए, और वो फवाद चौधरी साहब ने हमें सी ऑफ़ किया। हम बाहर आए तो बाहर भी एक अजीब मंज़र था। खान साहब के अंदरूनी हिस्से थे, जब बाहर आए लॉन के अंदर खैमे बने हुए हैं, बड़े फैंसी से खैमे बने हुए हैं। वहाँ पे सोफ़ों के अंदर पंजाब की सारी मेन लीडरशिप बैठी हुई थी। उस्मान बुज़दार साहब भी वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे, तो वो हमें देख के बाहर आ गए। बुज़दार साहब से मैंने सवाल किया कि पंजाब के अंदर इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, PTI के CM के कैंडिडेट आप ही होंगे। बुज़दार साहब मुस्कुराए और बड़े मीठे सराइकी लहजे के अंदर बोले, आप बस मेरे लिए दुआ कर दिया करें। उसके बाद हम भी अपने अपने घरों को चले गए और ये मुलाकात का अहवाल आपके सामने रखा। खुदा हाफिज़।